अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जहाँ पे आपके पास चांस है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। वो भी CSIR UC नेट के सब्सक्रिप्शन पे 1 ईयर के लिए। तो डेट याद रखिएगा, मार्च 21 संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक ये आपका टेस्ट होगा मैथमेटिकल साइंसेज के लिए, जहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक फर्स्ट और रैंक सेकंड को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। 3 से 10 वाले को 75% का स्कॉलरशिप। रैंक 11 to 35 50% स्कॉलरशिप। रैंक 36 to 150 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप इस इनरोल कीजिए अनअकैडमी एक्सेलरेट के लिए और अच्छा रैंक लाइए। और ये जो है आपका 100% स्कॉलरशिप इसके सब्सक्रिप्शन पे, इसका आप लाभ उठाइए। टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा। सेम थिंग लाइफ साइंसेस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी है। मार्च 21 संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेम चीज़ें यहाँ भी है, 1-2 को 100% स्कॉलरशिप, 3 से 10 वाले को 75% स्कॉलरशिप और 11 से 35 वाले को 50%। और रैंक 36 से 150 वाले को 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, आप वहाँ पे जाके इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। और अनअकैडमी लाया है इवॉल्व CSIR UC ने दिसंबर 2021 केमिकल साइंसेज का बैच सेकेंड स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च से, जो कि लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स नूरुल हुड्डा, जागृति शर्मा, कृपा सिंधु, कर्माकर। ऐसे ही आप इवॉल्व CSIR दिसंबर 2021 के तहत फिजिकल साइंसेज के लिए भी जो बैच है, बैच 2, वो स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च को। इसको लीड कर रहे हैं ललित कुमार, राहुल मेहला एंड सुरभि उपाध्याय। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। और फिजिकल साइंसेस इंग्लिश में भी ये चीज़ें हैं, ये भी 17 मार्च से स्टार्ट है। इसको लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश, अंजलि अरोरा और साहिन शोरफी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे क्लिक कीजिए और एनरोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स। हम आपको सॉल्व करा रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2008 से लेकर 2020 तक के, उन क्वेश्चंस का आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से टेरिडोफाइट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर ड्यूरिंग। क्वेश्चन आया था ये कि जो फर्स्ट सीड प्लांट है वो कब अपीयर हुआ था। आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, उसमें कई सारे पीरियड्स हैं, इपॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और क्रिटेशियस, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए सीड प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 चीज़ें आती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बोथ आर सीड प्लांट्स। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट सीड प्लांट का, तो जो सीड का एवोल्यूशन हुआ है ये टेरिडोफाइट से हुआ है, ठीक। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड पाए जाते हैं, लेकिन मैंने टेरिडोफाइट में जहाँ पे स्पोर हैबिट रहता था, धीरे धीरे इवोल्यूशन में लास्ट में आप देखेंगे कि सीड हैबिट भी आप वहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट सीड प्लांट है उन्हें हम टेरिडोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें एपियड, एक होता है, देखिए जब भी आप कोई भी ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट के बारे में, टेरिडोफाइट के, जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो वहाँ से आपसे 2 चीज़ें पूछता है। एक तो कब अपीयर हुए थे वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, सेकेंड वो डोमिनेंट कब थे। तो एक तो अपीयर हो गया, अपीयर का मतलब जब भी वो आए, डोमिनेट वो आगे चल के होते हैं, ठीक। ऐसा आप जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका ये फर्स्ट सीड प्लांट मतलब टेरिडोफाइट्स थे, ये अपीयर हुए थे डेवोनियन पीरियड में। डेवोनियन पीरियड किस में आता है, पेलियोजोइक एरा में, ठीक। और उसके बाद ये डोमिनेटेड कब होते हैं, कार्बोनिफेरस पीरियड में, और ये सेम ही एरा से बिलोंग करते हैं। पेलियोजोइक एरा जब आप पढ़ते हैं उसमें ये पीरियड्स आते हैं आपके, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। तो ये जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं मतलब फर्स्ट सीड प्लांट्स, ये डेवोनियन पीरियड में अपीयर हुए थे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ये कब डोमिनेट थे, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ द पेलियोजोइक एरा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एराज इज रिगार्डिंग एज द एज ऑफ टेरिडोफाइट। देखिए एज का मतलब जब भी कोई आपसे पूछे तो एज का मतलब क्या होता है, उसका डोमिनेंस से मतलब है। मतलब वहाँ पे आपको आंसर क्या देना है कि वो जो भी हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जैसे रेप्टिलियंस वगैरह आ गए। अगर एनिमल की बात करें तो एज ऑफ टेरिडोफाइट, एज ऑफ रेप्टाइल, मतलब वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कब डोमिनेटेड थे, उसके बेसिस पे हमें इसका आंसर देना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो टेरिडोफाइट थे ये कब डोमिनेट थे, पेलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी, कार्बोनिफेरस। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मियोसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ
गैमीट्स फ्रॉम। कह रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शन है प्रोथैलस, प्रोटोनीमा, स्पोरेंजियम, प्रोमाइसीलियम, कह रहा है यहाँ पे किस में मियोसिस नहीं होता है गैमीट के फॉर्मेशन में। तो टेरिडोफाइट से क्वेश्चन आया है प्रोथैलस, अगर आपको पता होगा कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें स्पोरोफिटिक जो फेज होता है वो डोमिनेंट होता है और गैमेटोफिटिक जो फेज होता है शॉर्ट लिव्ड होता है। पर दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ा होगा जहाँ पे मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है और वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उसी गैमेटोफाइट पे क्या होता है, स्पोरोफाइट जो रहता है उसी पे ग्रो करता है ऊपर। ठीक, तो वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, पार्शली डिपेंडेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पे। पर टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, जो कि होता है हैप्लॉइड। इसी पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, मतलब एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये क्या है, आपके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के प्रोथैलस पे बनेंगे। प्रोथैलस आपका खुद ही जब हैप्लॉइड है तो यहाँ पे मियोसिस की ज़रूरत नहीं है। प्रोथैलस के ही सेल से आपका मेल और फीमेल गैमीट वैसे ही बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एल्गी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 4-5 टाइप के लाइफ साइकिल मिलते हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ये वो इधर उधर। ठीक, पर ब्रायोफाइट्स में जब आप आते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको, गैमेटोफिटिक जो फेज होता है वो डोमिनेंट मिलता है, स्पोरोफिटिक फेज उस पर डिपेंडेंट होता है। पर टेरिडोफाइट में आके यहाँ पे कहानी बदल जाती है। दोनों के दोनों जो फेज हैं केवल आपको टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट मिलते हैं। जहाँ तक बात है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का, वहाँ जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है आपका, स्पोरोफिटिक होता है। और गैमेटोफाइट जो होते हैं जैसे पॉलन ग्रेन हो गए, आपके एम्ब्रियो सैक, ये आपको उसी प्लांट पे मिलेंगे, मींस डिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको किस में मिलेगा, टेरिडोफाइट में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गैमेटेंजिया ऑफ फर्न आर प्रोड्यूस्ड ऑन। देखिए गैमेटेंजिया पूछा है फर्न्स का किस पे बनता है, प्रोथैलस, सोरस, लीव्स या रमेंटा। तो रमेंटा तो हेयर्स है, लीव्स मान लीजिए आपका फर्न का फ्रॉन्ड हो गया। तो ये जो है रमेंटा, लीव्स, सोरस, सोरस भी वहाँ पे आपके स्पोर्स बनते हैं। ये तीनों चीज़ें उसके स्पोरोफाइट जो होता है उससे बिलोंग करती हैं। प्रोथैलस आपका क्या है, आपका ये गैमेटोफिटिक स्टेज होता है फर्न्स में। और जो गैमेटेंजिया बनते हैं आपके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जिसमें बनता है वो किस पे बनेगा, प्रोथैलस पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रोथैलस पूछा है आपसे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अभी मैं आपको सारे आंसर्स के एक्सप्लेनेशन में बताया कि प्रोथैलस क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज होता है फर्न का। तो ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट, यही कि जो प्रोथैलस है आपका ये फर्न का गैमेटोफिटिक फेज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन डेहिसेंस ऑफ वन स्पोरेंजियम। कह रहा है आप देखिए जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट का क्या काम क्या होता है, स्पोर बनाना। और स्पोर बनने में मियोसिस होता है। जब स्पोरोफाइट पे मियोसिस होके स्पोर बनेगा तो वही स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट करके आपके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। अब कह रहा है कि इसमें से एनुलस, सोरस, इंडुसियम या टेपेटम कौन सा फर्न के स्पोरेंजियम के डेहिसेंस में रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो सोरस तो मान लीजिए जहाँ पे आपका स्पोरेंजियम है वो उसको सोरस हम बोलेंगे। ठीक, इंडुसियम आपका जो कवर किया हुआ रहता है वहाँ पे पार्ट वो होता है। टेपेटम मान लीजिए आप एंजियोस्पर्म का जो पॉलन ग्रेन पढ़ते हैं उसके वॉल से रिलेटेड है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग जो आपके माइक्रोस्पोर होते हैं उनको। अब जो फर्न का जब आप स्पोरेंजियम देखेंगे तो वहाँ पे उसके जो आउटर वॉल होता है वहाँ पे एनुलस होता है, जो जिसके ब्रेक होने से क्या होता है, स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है। तो यही आपको जो एनुलस है ये फर्न के स्पोरेंजिया के डेसेंस में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हेटेरोस्पोरी पूछा है किस में मिलता है, सेलाजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम और लाइकोपोडियम। देखिए जब भी आप टेरिडोफाइट पढ़ेंगे आपसे दो चीज़ें पूछी जाती है, होमोस्पोरस फर्न्स और हेटेरोस्पोरस फर्न। स्पोर्स आपको पता है कि जो स्पोरोफाइट है वहाँ से स्पोर्स बनेंगे। अब पहले क्या होता था, जो भी आपके स्पोर्स रहते थे वो मतलब जो भी फर्न्स हैं, प्रिमिटिव फर्न्स हैं, उनमें होमोस्पोरी रहती थी। मतलब जब भी स्पोर बनता था मियोसिस के बाद में स्पोरोफाइट से, तो सारे के सारे जो आपके स्पोर्स बनते थे सेम साइज के बनते थे। और जनरली उनका रिलेशन क्या होता था, जब वो सेम साइज के बनते थे तो जर्मिनेट होने पे वो आप कह लीजिए मोनोशियस
प्रोथैलस बनाते थे जिसपे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्रोथैलस पे बनता था। लेकिन हेटेरोस्पोरी बाद में इवॉल्व हुआ आपका। हेटेरोस्पोरी का मतलब जो भी स्पोर बनते थे वो अनइक्वल साइज के बनते थे, कुछ छोटे बनते थे, कुछ बड़े बनते थे। अब ये जो छोटे होते थे इनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते थे, जो बड़े स्पोर्स होते थे ये मेगास्पोर होते थे। ठीक, अब ये जब माइक्रोस्पोर बनता है ये ग्रो करके मेल प्रोथैलस बनाता है जिसपे मेल गैमीट्स बनते हैं, और जो मेगास्पोर रहता है आपका ये जर्मिनेट करके आपका क्या बनाता है, फीमेल प्रोथैलस बनाता है, जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, मतलब ओवम बनेगा। फिर आपस में उसको फर्टिलाइजेशन होकर फिर से वहाँ पे जाइगोट वगैरह बनेगा, फिर से उससे स्पोरोफाइट बनता है वो जर्मिनेट करके। तो हेटेरोस्पोरी जो है ये पूछा जाता है कौन कौन से मेंबर, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बीएचयू के अलावा भी ये, कि होमोस्पोरस फॉर्म्स कौन से हैं आपके और हेटेरोस्पोरस फॉर्म्स कौन से हैं आपके। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। होमोस्पोर टेरिडोफाइट्स कौन कौन से हैं, इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, साइलोटम एंड एडियंटम। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो सेलाजिनेला, एजोला, मार्सिलिया और आपका साल्विनिया है। कॉमन क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं लगभग, यहाँ पे मैंने आपको एक टिप दिया है इससे याद करने का। आप देखेंगे जो होमोस्पोरस फर्न्स हैं वो उनके बीच में उनके जो लास्ट वर्ड का पार्ट है उनमें राइमिंग है। होमोस्पोरस फर्न्स आपको याद रखना है तो ये याद रखिएगा, क्योंकि टम है इसमें भी लास्ट में अम है, यूएम इसमें सेम है, इसमें टेरिस टेरिस सेम है। तो सीटम पोडियम याद रखिएगा, टेरिस टेरिस। ये जो होमोस्पोरस हैं इनका जो हम बोलते हैं लास्ट में इसका नाम जो है एक जैसा आता है, सीटम पोडियम टेरिस टेरिस, ये होमोस्पोरस है। ठीक है, तो होमोलॉजी दिख रही है आपको दोनों में, तो इससे आप याद रखिएगा। हेटेरोस्पोरस बात करें इसमें भी वैसा ही है, पर आप इसको भी याद कर सकते हैं, एल्ला ओल्ला निया लिया। ठीक, ये दो चीज़ें हैं, ये सारे ऊपर के जो सीटम पोडियम टेरिस टेरिस है होमोस्पोरस है। अगर आपको नीचे वाला ना भी याद होता है तो आप इसको हेटेरोस्पोरस मान सकते हैं। मेनली आप देखेंगे 99% जो एग्जामिनेशन है उसमें इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आपके टेरिडोफाइट हैं इन्हीं यही सारे आपके ऑप्शन में रहेंगे। जैसे इसमें पूछा है हेटेरोस्पोरी किस में मिलता है, मैंने आपसे बोला टेरिस ये है, टेरिस एक टेरिस खुद ही प्लांट है, एक ड्रायोप्टेरिस, टेरिस में दो प्लांट है, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। सीटम का मतलब क्या हुआ आपका इक्विसीटम, पोडियम का मतलब लाइकोपोडियम। तो सीटम मतलब इक्विसीटम, पोडियम का मतलब लाइकोपोडियम, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस ये सारे होमोस्पोरस हो गए। अब आपकी एक ही बचता है यहाँ पे एला, जिसमें है मैंने हेटेरोस्पोरस में रखा है, यहाँ पे क्या होगा सेलाजिनेला। तो इसका मतलब हेटेरोस्पोरी किस में मिलता है आपका, सेलाजिनेला में मिलता है। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ये याद कर लीजिए, आप सारे के सारे जो इससे रिलेटेड है होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कहीं का भी वो क्वेश्चन पूछा गया हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोस्पोरस फर्न। एक बार फिर से पूछा है, देखिए मैंने आपसे बताया था सीटम पोडियम, ऑप्शन में क्या है लाइकोपोडियम, इक्विसीटम, एडियंटम भी है। तो टम एक और है यहाँ पे एडियंटम, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है पर इसमें भी यूएम है, ये भी उसमें जाएगा होमोस्पोरस वाले में। अलग क्या बचता है आपका मार्सिलिया, ये होगा आपका हेटेरोस्पोरस फर्न। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब एक तो ये चीज़ हो गई आपकी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए। सेकेंड थिंग क्या है, आपसे ये भी पूछा जाता है यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं कि जब भी स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है फर्न्स पे, मतलब जो बॉडी आपका स्पोर बनाने चल रही है, मतलब स्पोरेंजियम उसके अंदर ही आपका स्पोर बनता है, ये किस पे बनता है, स्पोरोफाइट पे बनता है। अब ये जो आपका स्पोरेंजियम बन रहा, चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा हो जो कि आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएगा, या चाहे मेगास्पोरेंजियम बन रहा हो, चाहे आगे चल के ये जो मेगास्पोर्स बनाते हैं, तो अब जो इनका डेवलपमेंट होता है ये या तो केवल एक सिंगल सेल से हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ सेल से हो सकता है। तो हम उन स्पोरेंजियम को जो केवल एक सिंगल सेल से उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उनको लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजियम बोलते हैं, और ऐसे स्पोरेंजियम जिनका डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इनिशियल से होता है उसको हम यूस्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यूस्पोरेंजिएट मतलब ये आप कह लीजिए उल्टा है, यूस्पोरेंजिएट से आप ये समझते हैं कि चलिए एक सेल से होता, पर ये उल्टा है, इससे आप हमेशा याद रखिएगा। यू बोलें तो आप एक सेल मत समझिएगा, ग्रुप ऑफ सेल समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछा है यूस्पोरेंजिएट मोड ऑफ स्पोरेंजियम किस में मिलता है, सीधे जो बात वहाँ पे होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी थी यहाँ भी सेम चीज़ आपका आ जाता है कि इसको कैसे याद रखेंगे। यूस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स
एंड लेप्टोस्पोरेंजियम टेरिडोफाइट। यूस्पोरेंजियम टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो इकोसीटम, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला और साइलोटम आते हैं। लेप्टोस्पोरेंजियम टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एजोला, मार्सिलिया और साल्विनिया आते हैं। इतने हो गए आपके। अब आप देखेंगे जो भी एग्जामिनेशन में, यहाँ पे भी वही सेम रूल है जो मैंने होमोस्पोरी या हेट्रोस्पोरी के लिए बताया था। 99% जो भी आप क्वेश्चन इससे देखेंगे उसमें इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, सेलाजिनेला, एजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया, यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपसे। जैसे इसमें आप देंगे फ्यूनारिया, इसमें मान लीजिए थोड़ा सा आपके लिए इजी है, यहाँ पे फ्यूनेरिया, मार्केंशिया जो है ये तो टेरिडोफाइट है ही नहीं। बाकी राइनिया और लाइकोपोडियम है, तो राइनिया और लाइकोपोडियम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे पोडियम जैसे है। अब यहाँ पे करना क्या था, जो आपने ये ऊपर वाला आपको मैंने टेबल दिखाया था होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस फन के लिए, यहाँ पे सीधा सीधा था। होमोस्पोरस ये सीटम, पोडियम, टेरिस रेस हो गए, हेट्रोस्पोरस एलाओला, नियलिया वाले हो गए, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको यही सेम टेबल लर्न करना है। मतलब आप अगर एक याद कर लेंगे आपको वो वाला भी आ जाएगा। यहाँ पे आप ये राइट साइड वाला जो है इसको, ये क्या है आपके, ये आपके, एक मिनट, हाँ ये आपके हो जाएंगे यूस्पोरेंजिएट, तो राइट साइड वाले मतलब सीडम, पोडियम और एला, ये चले जाएंगे यूस्पोरेंजिएट में, मतलब लेफ्ट वाला जो पार्ट है। जो राइट साइड वाले पार्ट है टेरिस, टेरिस, निया, लिया, ये आपके लेप्टोस्पोरेंजिएट हो जाएंगे। तो एक ही टेबल से आप दोनों चीज पर, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो था एला ओला साथ में था, लेकिन यहाँ पे ये एक आपको यहाँ पे कट करना पड़ेगा, ठीक। ओला को निकाल के इसमें डाल, मतलब एजोला जो है ये इस यूस्पोरेंजिएट नहीं है, इसके साथ ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं करेगा, बस यही एक छोड़ के बाकी एग्जैक्टली ये सेम है। होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट आप याद रखिएगा। उधर ऊपर वाला वो याद रखिएगा, ऊपर मतलब लाइन, ऊपर वाला लाइन होमोस्पोरस, नीचे वाला लाइन हेट्रोस्पोरस। यहाँ पे लेफ्ट वाले पार्ट यूस्पोरेंजिएट और राइट वाले पार्ट लेप्टोस्पोरेंजिएट, तो आप नहीं भूलेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा है यूस्पोरेंजिएट किस में होता है, तो देखिए लाइकोपोडियम जो है किस में आता है, यूस्पोरेंजिएट में आता है, तो आप भी इसको आराम से बता लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इफ अ स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स इट इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया था जब ग्रुप ऑफ सेल्स हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम बोलेंगे हम, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इफ ए स्पोरेंजियम इज डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल इट इज कॉल्ड, तो वही सेम क्वेश्चन आया हुआ है आपका। मैंने आपसे बोला था कि सिंगल सेल होता है तो क्या होता है, और अगर ग्रुप ऑफ सेल से डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है। सिंगल सेल का मतलब क्या हो गया, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्हेन स्पोरेंजिया इन अ फर्न डेवलप फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल इट इज कॉल्ड एज, तो सेम है। ये जो भी क्वेश्चन है ये यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये एक्चुअली बीएचयू में रिपीटेड हुए हैं, तो इसका मतलब ये बार बार आए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर ढूंढते हैं आपसे, मतलब आपके मन में यही रहता है कि हमें वैसे क्वेश्चन मिलने चाहिए जो क्वेश्चन बार बार आते हों। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको इसका याद करने का तरीका ही बताया, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला, तो अगर सिंगल इनिशियल सेल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेंट्रल पिथ। अब स्टीलर सिस्टम आपको टेरिडोफाइट में पढ़ाया जाता है। स्टीलर सिस्टम बहुत शॉर्ट है, इसका भी मैंने नोट्स आपको एक पेज में प्रोवाइड करा दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जो स्टीलर सिस्टम है मतलब सेंट्रल कोर ऑफ द एक्सिस कंसिस्टिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जहाँ पे जाइलम फ्लोएम रहता है, पिथ भी हो सकता है अगर प्रेजेंट रहे तो, और पेरिसाइकिल भी रहता है, उसको हम टेरिडोफाइट में स्टील के नाम से जानते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था स्टीलर सिस्टम का, इसको किसने एलैबोरेट किया था, वान टाइगेम एंड डॉलियॉट ने। अब जो स्टीलर टाइप दिया था कि स्टील कितने टाइप का होता है, इसको दिया था स्मिथ ने 1982 में। स्टीलर सिस्टम दो टाइप के मिलते हैं टेरिडोफाइट में, पहला तो प्रोटो स्टील और सेकंड है क्या आपका साइफोनो स्टील। ध्यान दीजिए, साइफोनो स्टील है एक तरफ, प्रोटो स्टील है। प्रोटो स्टील से शायद आप मतलब उतना ना गेस कर पाए। साइफोन का मतलब आप समझ लीजिए हॉलो स्ट्रक्चर है, साइफोन है, दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, पिथ प्रेजेंट रहता है। पिथ या मेडुला सेम चीज है, आप याद रखिएगा। प्रोटो स्टील में ध्यान रखिए पिथ या मेडुला प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए प्रोटो स्टील है। साइफोनो स्टील में आपका पिथ या मेडुला प्रेजेंट रहेगा, वो क्या है, साइफोनो स्टील है, ठीक। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेंट्रल पिथ, जहां पे पिथ नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रोटो स्टील हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन देखिए घुमा के आपसे पूछा, नॉन मेडुलेटेड स्टील कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल जाइलम इज नोन एज, तो जहां पे
मेडुला ना रहे या तो आपके क्या ना पिथ ना रहे, तो वो कौन सा होगा आपका? प्रोटोस्टील होगा। ये भी आप आराम से कह सकते हैं। आप देखिए सेंटर में क्या होता है, जाइलम होता है, उसके सराउंड क्या करता है आपका? फ्लोएम करता है। तो ये आप याद रखिए थोड़ा सा, आप जब पिक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टीरियो सिस्टम मैंने आपको बताया था। प्रोटोस्टील के भी कई टाइप होते हैं, आपको ये भी याद रखना है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। प्रोटोस्टील आपका हैप्लोस्टील भी हो सकता है। हैप्लोस्टील सिंपलेस्ट टाइप का है, जहाँ पे सेंटर में क्या होता है, मैंने बताया पिथ अपसेंट नहीं रहेगा, तो बीच में एकदम क्या रहेगा आपका? जाइलम का कोर रहेगा, जिसको सराउंड किए रहता है आपका फ्लोएम। और ये कुछ फॉसिल्स में मिलते हैं, जैसे कुक्सोनिया, हॉनियोफाइटन और राइनिया में, और कुछ लिविंग टेरिडोफाइट में आपको मिलेंगे, लाइकोपोडियम, साइलोटम और सेलाजिनेला में। ठीक, ये प्रोटोस्टील का एक टाइप हो गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिनोस्टील। ये आपका क्या हो गया? प्रोटोस्टील के अंदर ही आते हैं। हैप्लो हो गया, अब एक्टिनो। एक्टिनो में कुछ नहीं है, आपको पता है जाइलम है, जाइलम को सराउंड करता हुआ फ्लोएम है। तो यहाँ पे जो जाइलम होता है वो बस स्टार शेप्ड का होता है, इसीलिए इसका नाम एक्टिनोस्टील रखा हुआ है। ये फॉसिल पार्ट में किसमें मिलते हैं? एस्टेरोजाइलोन। आप इसको याद कर रखें, एस्टर है इसके नाम में, आप इससे याद रखिएगा। एस्टेरोजाइलोन में एक्टिनोस्टील मिलता है। स्फिनोफिलम में भी मिलता है। लिविंग टेरिडोफाइट्स की हम बात करें तो लाइकोपोडियम, सेराइटम और साइलोटम में ही मिलता है। प्लेक्टोस्टील में अगर हम बात करें तो जाइलम सेंटर में तो रहता है, लेकिन वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बीच बीच में वहाँ पे फ्लोएम भी होता है। ठीक, तो जाइलम किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में। इसको हम प्लेक्टोस्टील बोलते हैं। ओके, अब ये किस में मिलता है आपका? कुछ एरियल शूट में मिलता है, या तो कोन के एक्सिस में, जहाँ कोन होता है उसके नीचे का एक्सिस जो होता है, लाइकोपोडियम क्लेवाइटम और लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल में ये मिलता है। अब एक मिक्स टाइप का आता है आपका प्रोटोस्टील, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे में मतलब मिक्स टाइप के रहते हैं, कुछ उसका खास स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये लाइकोपोडियम किस में मिलता है? सर्ना में मिलता है। अब सेकंड पे आते हैं साइफोनोस्टील, जहाँ पे पिथ या मेडुला प्रेजेंट रहता है आपका। अब ये मेनली दो टाइप का हो सकता है, इक्टोफ्लोइक या तो एम्फीफ्लोइक। देखिए नॉर्मल साइफोनोस्टील का बस यही मतलब है कि उसमें पिथ है। प्रोटोस्टील में अगर आप पिथ डाल दें तो वो साइफोनोस्टील बन जाएगा। मैंने आपसे बोला सेंटर में जाइलम था, अब जाइलम के बीच में आपका क्या आ गया? पिथ आ गया। पिथ के बाहर जाइलम, जाइलम के बाहर फ्लोएम। तो इससे सिंपल है, वही है आपका इक्टोफ्लोइक। यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको बोला जाइलम के बाहर फ्लोएम मींस इक्टो, बाहर की साइड फ्लोएम है, तो साइफोनोस्टील किस टाइप का हो गया? इक्टोफ्लोइक। ये आपको इक्विसिटम, आसमुंडा और साइजिया में मिलता है। एम्फीफ्लोइक जो आपका स्टील होता है, एम्फी मतलब बोथ साइड, मतलब जाइलम के इनसाइड भी, जाइलम के आउटर साइड भी जब आपके फ्लोएम रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीफ्लोइक टाइप ऑफ साइफोनोस्टील। यहाँ ये किस में मिलता है आपको? एडियंटम, ड्राइवटोरिस, मार्सिलिया और प्लेटिजोमा में आपको मिलता है। अब देखिए इसके बाद भी एक और क्लासिफिकेशन है। जैफरी 1910 में आए थे, इन्होंने साइफोनोस्टील को, जो बिना लीफ गैप वाले थे, जब स्टील में लीफ गैप नहीं पाया जाता है उसको क्लैडोसाइफोनिक बोला था, और जिस साइफोनोस्टील में लीफ गैप प्रेजेंट होता है उसको फिलोसाइफोनिक बोला था। अब थोड़ा सा और चीज़ है यहाँ पे, साइफोनोस्टील जो होता है उसके तीन मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, सोलनर स्टील, डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील। जो आपका साइफोनो स्टील है, ये सोलनर स्टील कब बनता है? जब नॉन ओवरलैपिंग लीफ, मतलब लीफ गैप हो लेकिन वो नॉन ओवरलैपिंग हो, तो वो सोलनो स्टील कहलाता है। ये इक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक दोनों टाइप का हो सकता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? कुछ लोअर पार्ट्स ऑफ स्टेम में पाए जाते हैं, जहाँ पर लीव जो होता है स्पार्सली प्लेस होते हैं दूर दूर। डिक्टियो स्टील का मतलब वही, इसका उल्टा ओवरलैपिंग लीफ गैप होगा यहाँ पे, इसको हम डिक्टियो स्टील बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्चुअली क्राउडेड, जहाँ पे लीफ काफ़ी ज़्यादा रहती है वहाँ पे लीफ गैप आ जाता है, ओवरलैपिंग लीफ गैप आ जाता है। ड्राइव टेरिस ऑफ ट्रीज में एक और आता है आपका पॉलीसाइक्लिक स्टील। हियर मोर देन वन रिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल देयर आर टू रिंग्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। बस वही है, जब एक से ज़्यादा आपका वैस्कुलर रिंग मिले आपको तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसाइक्लिक स्टील बोलेंगे। ये सोलनर स्टील का मॉडिफिकेशन है। जैसे कि टेडियम एक्विलिनम में क्या होता है? दो रिंग प्रेजेंट होता है, तीन रिंग प्रेजेंट होता है मोन्टानिया पेक्टिनाटा में, चार रिंग टेरिस पोडोफिला में और प्लेटिसेरियम एथियोपिकम में। इफ द आउटर सिलेंडर, अब देखिए इसका भी वो है, दो नाम है। अगर आउटर जो सबसे बाहर का सिलेंडर हो वो सोलेनोस्टीलिक हो तो वो क्या होगा? पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील, मतलब जहाँ पे लीफ गैप ओवरलैपिंग ना हो। अगर आउटर सिलेंडर डिक्टियोस्टीलिक टाइप का होता है तो ये किस में आता है? पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील। तो बाहर का जो आपका स्टील रहता है वो कैसा है? वो अगर सोलनर स्टील रहेगा तो पॉलीसाइक्लिक सोलनर स्टील, अगर डिक्टियो स्टील टाइप का रहता है तो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील होगा। ये था आपका 15 क्वेश्चन। होप कि बहुत सारे क्वेश्चन को आपको आंसर यहाँ पे आपके मिले होंगे। होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट और स्टीलर सिस्टम भी मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक आपका खत्म किया है।
तो वो आप याद रखिएगा। होप कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगेगा और आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। आप देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।